हो गया स्टार्ट। चलो, अपन को पढ़ना है आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सुसाइड, आत्महत्या। तो हमें पहले पढ़ना है सुसाइड की परिभाषा, डेफिनेशंस। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना सर। चलो, अब आ रही है वॉइस? सबको वॉइस आ रही है? इसके बाद हमें पढ़ना है आत्महत्या से जुड़े कुछ मिथ्स। मिथ्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? रूढ़ियाँ। तो हमें पढ़ना है आत्महत्या से जुड़ी रूढ़ियाँ और उनके सही तथ्य कि लोगों का क्या मानना है और वास्तव में है क्या। तो अपन को मिथ्स और फैक्ट्स पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है आत्महत्या से जुड़े संकेत। क्या आदमी जो आत्महत्या करने वाला है वो क्या हमें साइन या संकेत देता है? ठीक है, तो फिर हमें फिर समझना है संकेत। संकेत के बाद पढ़ना है हमें रिस्क फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे सुसाइड होने के चांस ज़्यादा हैं। फिर हमें पढ़ना है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सुसाइड के चांस कम कर देते हैं। तो जो चांस बढ़ा देते हैं उन्हें बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स, और जो सुसाइड के चांस कम कर देते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर, सुरक्षात्मक कारक। फिर हमें समझना है इम्पैक्ट, सुसाइड का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। फिर पढ़ेंगे सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सरकार के लिए क्या है। और फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के प्रकार एमाइल या एमिल दुर्खीम के अनुसार। तो इतनी चीजें हमें सुसाइड टॉपिक में कंप्लीट करनी है, ठीक है। और इसको तो हमें ये पूरे फैक्टर पढ़ना, तो आज और कल 2 क्लास कंप्लीट लग जाएंगे, इतने सारे फैक्टर्स हमें कंप्लीट करने। पर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा सुसाइड से तो वो हमसे बन जाएगा, बस इस हिसाब से हो जाएगा। तो हमें इतनी चीजें सुसाइड में पढ़नी है। चलो चलो अपन पढ़ते हैं सुसाइड। सर जी फाइल सुसाइड कर ली इसने है। अच्छा, चलो हमें पढ़ना है आत्महत्या, सुसाइड, है ना। चलो, अब सुसाइड जो सबसे पहला जो वर्ड, सबसे पहली बार जो सुसाइड टर्म यूज किया था वो थॉमस ब्राउन ने किया था 1862 में, 1642 में, और नाम था उसका रिलीजियो मेडिसो। इन्होंने एक बुक लिखी थी रिलीजियो मेडिसो। तो सुसाइड टर्म पहली बार कब यूज किया गया था? 1642 में बाय थॉमस ब्राउन इन हिज बुक रिलीजियो मेडिसो। तो ये फैक्ट है, पहली बार कब इस वर्ड को यूज किया गया, रिलीजियो मेडिसो। थॉमस ब्राउन ने इसको यूज किया था। रिलीजियो मेडिसो। तो पहली बार सुसाइड टर्म किसने, कब और कहां पर यूज किया था?
ठीक है, तो ये अब लिखो डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पूरा सुसाइड पे जो पहली बार अच्छे से काम किया था वो एमिल दुर्खीम ने किया था। तो ये एमिल दुर्खीम है और हमें इन्हीं की डेफिनेशन याद भी करनी है। तो अकॉर्डिंग टू एमिल दुर्खीम, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट करता है जिसे, सुनो सुनो, आत्महत्या का मतलब है ऐसी डेथ जो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट से आता है जिसमें पहले से व्यक्ति को पता होता है कि इसका रिजल्ट डेथ हो सकता है। जैसे मान लो वॉर चल रहा है और उसमें जो भी सिपाही जा रहा है, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक बॉम्ब, टेररिस्ट ने एक बॉम्ब प्लांट कर दिया बिल्डिंग में और उसमें कई लोग ना तार डिफ्यूज करते हैं। एक शाहरुख खान की मूवी थी जब तक है जान, आई थिंक, उसमें बॉम्ब डिफ्यूजर था वो शायद। तो जो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं, क्या उन्हें पता है कि गलत वायर हमसे निकल सकता है? तो अगर वो बिल्डिंग में जाके वायर को निकालने वाले, तो ये भी सुसाइड है। कोई भी ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले हैं वो पॉजिटिव एक्ट है, वो बचाने के लिए जा रहे हैं। और जो कई लोग सुना होगा सुसाइड बॉम्ब खुद ही बन जाते, खुद ही उड़ा देते, ये नेगेटिव एक्ट है, ये लोगों को मारने के लिए आए हैं। तो वो भी सुसाइड है जो मारने आए हैं, और वो भी सुसाइड ही कहलाएगा जो बचाने जा रहे हैं। पर एक पॉजिटिव एक्ट है और एक नेगेटिव। तो कोई भी ऐसी डेथ जो किसी ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट का कॉन्सिक्वेंस होती है जिसमें पहले से ही लोगों को रिजल्ट का पता होता है। अगर आपको नहीं पता और मर गए, वो सुसाइड नहीं है। बात समझ में आ गए? आप जैसे किसी कमरे में गए और आपको पता ही नहीं इस कमरे में शेर है, उसने खा लिया, तो ये सुसाइड नहीं है। आपको पता है कि उस कमरे में शेर है, मैं जाऊंगा तो खा लेगा, और फिर चले गए, तो फिर वो सुसाइड है। सुसाइड का मीनिंग समझ में आ गया? वही एक्ट सुसाइड में आ सकता है जिसमें तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हारी जान जा सकती है। बात समझ में आ गई? जैसे सूर्यवंशम में जो खीर थी, वो सुसाइड में नहीं आएगा कि उन्हें नहीं पता था इस खीर में जहर है। अगर उन्हें पता होता, जैसे मीराबाई को जो दिया गया था वो सुसाइड है, क्योंकि मीराबाई को पहले से पता है। हरदौल की कहानी पढ़ी होगी जिसमें उनकी भाभी ने दिया था, उन्हें पता था इसमें जहर है। सुकरात सुसाइड में आएगा, उन्हें पता है जहर है। तो जिसको पता है कि ये जहर है, इसको पीने से मर सकता हूं, और फिर भी पी लिया, तो वो सुसाइड। तो एमिल दुर्खीम की डेफिनेशन समझ में आ गई? डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ द विक्टिम विच ही और सी नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। जिसको परिणाम पहले से पता हो उसी को सुसाइड कहते हैं। तो सुसाइड का मीनिंग यही वाली छापना, बिल्कुल एमिल दुर्खीम वाली। ड्रग्स में आपको टेबल बनवानी थी, बन तो गई। 3 बताया था ना, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। तो खुद आपके लिए होमवर्क दिया था कि थोड़ा सा आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे। टेबल बनवा दी मैंने ना। तो एमिल दुर्खीम की डेफिनेशन समझ गए? डेथ ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट जिससे डेथ, जिसमें आपको पहले से ही उसका रिजल्ट पता हो, उसे कहते हैं। चलो, तो ये परिभाषा किसने दी थी? एमिल दुर्खीम। तो सुसाइड टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? थॉमस ब्राउन ने। किस बुक में? रिलीजियो मेडिसो। किस ईयर में? 1642। 19 नहीं, अभी अभी थोड़ी पता चला, बहुत पहले पता चल गया होगा। 1642। एमिल दुर्खीम ने इसको कैसे डिफाइन किया बता दोगे? ऐसे किसी भी नकारात्मक और सकारात्मक कृत्य से होने वाली मृत्यु जिसका पीड़ित को पहले से पता हो। किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक कृत्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मृत्यु जिसका परिणाम पहले से ही उसे पता हो। ठीक है, चलो अब हमें पढ़ना है मिथ्स एंड मिथक। हाँ, मिथ्स मतलब मिथक। तो हमें पढ़ना है आत्महत्या के बारे में मिथक और उसके बारे में तथ्य। कुछ वो बातें जो सोसाइटी को गलत पता है और कुछ चीज़ें अपन को सही करनी है। तो मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। ठीक है, तो इस क्लास का पर्पज मेरा अवेयर करना भी है, इसलिए मैं मिथ्स और फैक्ट्स इसीलिए पढ़ा रहा हूँ
ये शायद एग्जाम में कभी ना आए, पर ये पता होना चाहिए कि आत्महत्या के बारे में हम क्या गलत सोचते हैं और इसके बारे में सही क्या है। चलो मिथ नंबर 1, मिथक नंबर 1, पहला मिथक जो समाज को गलत पता है, पहला मिथक, जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं वो कभी बता के नहीं करते। जिसको मरना होता है वो चिल्ला के नहीं मरता, चुपचाप मर जाता है। ये मिथक है। कोई भी यार किसी को क्यों, दुनिया क्यों छोड़ेगा, उसका घर परिवार दोस्त सब तो चले जाएंगे, तो वो ऐसे थोड़ी बिना बताए चला जाएगा। तो पहला मिथक क्या है, पहला झूठ जो समाज में चलता है वो क्या है कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो कभी भी वार्निंग साइन नहीं देते। इसलिए अपन ने पहले ही क्या पढ़ा, साइंस पढ़ने हैं कि कौन से साइन देते हैं। तो मिथक समझ में आ गया। इसका फैक्ट पढ़ो। इसका फैक्ट है कि भैया जो भी होगा वो सब एक्सप्रेस होता है या तो वर्ड्स में या एक्शंस में। जिनको सुसाइड करना होता है उनकी बातें या उनकी हरकतें पहले से बता देती हैं कि वो करने वाले, हम अननोटिस कर लेते हैं। गलती हमारी है कि हम अनदेखा कर देते हैं। वो तो बोलते ही हैं, वो बोलेंगे भाई क्या ठिकाना, कल रहे ना रहे, तो इस तरह की बातें वो करने लगते हैं, बस हमसे वो अननोटिस्ड हो जाती है। तो पहला मिथ समझ में आया। तो आत्महत्या के बारे में पहला मिथ क्या है कि सुसाइड करने वाला कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन नहीं देता। फैक्ट क्या है, उनके वर्ड्स या एक्शन में वो साइन होते हैं, बस हम उनको अननोटिस्ड, अनदेखा कर देते। तो पहला मिथ समझ में आ गया, मिथ नंबर 1 रिलेटेड टू सुसाइड। दूसरा, ठीक है, चलो अब अगला मिथ नंबर 2। अब अगला लिखो मिथक नंबर 2, सुसाइड से रिलेटेड दूसरी गलत बात। दूसरा मिथ कि ये केवल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। कोई अगर बार बार मरने की बातें कर रहा तो उसको केवल अटेंशन चाहिए, वो मरेगा थोड़ी। कोई अगर फोन करता है कि भैया आ जाओ नहीं तो मर जाऊंगा। अभी एक पढ़ा होगा, लड़के ने लिखा अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कि मुझे डर लग रहा कहीं मर ना जाऊं। गर्लफ्रेंड को लगा अटेंशन सीकिंग, उसने लिख दिया मर जाओ, वो मर गया। तो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं है। तो अगला मिथ क्या है, सुसाइड की जो बातें करते हैं वो ध्यान खींचने वाला बिहेवियर नहीं है। ये मिथ समझ में आ गया। दूसरा, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं है। तो जितने लोग कहते हैं भैया हम कूद जाएंगे, हम मर जाएंगे, भैया पहुंच जाओ, कूद सकते हैं भैया, ये मिथ है। तो मिथ क्या है कि ये केवल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो। जबकि तथ्य क्या है, इनके प्रयासों को या विचारों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो फैक्ट क्या है, अगर ऐसी कोई मरने की बातें करता है तो ये सीरियस बात है। तो फैक्ट है कि सीरियस। तो पहला मिथ क्या चलता है, इनको सीरियस नहीं लो, ये केवल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तथ्य क्या है, सीरियस लेना चाहिए और उनकी सेंसिटिविटी से केयर होनी चाहिए। तो आत्महत्या से जुड़ा पहला मिथ समझ में आ गया कि मरने वाले बता के नहीं मरते। पर फैक्ट क्या है, मरने वाले चीख चीख कर बताते हैं, बस हमारे दिमाग से वो नोटिस नहीं होता, हम इग्नोर कर रहे हैं, अननोटिस्ड है। दूसरा मिथ क्या है, दूसरा मिथ है कि ऐसा जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। तो जो आत्महत्या की बातें करता वो मरेगा नहीं, और जो नहीं बातें करता वो मर जाता नहीं। भाई, आत्महत्या की बातें करने वाला कोई ना कोई ऐसा पोस्ट जरूर सोशल मीडिया में डालता है। एक मरने से पहले एक पोस्ट डालता है जो लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है बहुत डीप फिलॉसफी दी है, वो डीप फिलॉसफी नहीं बोल रहा है, मरने वाला है। ठीक है, चलो। तो दूसरा मिथक समझ में आ गया। और इसका सही तथ्य क्या है कि हर आत्महत्या की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, भले ही वो 10 बार दिन में 10 बार बोल रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, हर बार सीरियस लो, क्योंकि एक भी बार वो सीरियस हो गया तो इंसान वापस नहीं आ सकता। ठीक है, चलो। ये ऐसा थोड़ी है कि एक भेड़े चराता था, वो डेली चिल्लाता था शेर आ गया, शेर आ गया, और गांव वाले आ जाते थे, ऐसी वो परेशान करता था। एक दिन सच में शेर आया, वो चिल्लाता रह गया। तो अगर कोई सुसाइड करने की बातें करता तो डेली पहुंच जाओ। ये शेर और भेड़ की कहानी थोड़ी है, सच में अगर मर गया तो। चलो, अब अगला मिथ नंबर 3, आत्महत्या से, अगर हम किसी आत्महत्या वाले से बात करें तो उसको बढ़ावा मिलता।
आत्महत्या जो करना चाहता है उससे अगर हम बातचीत करें उसको अवॉइड करना चाहिए। अगला मिथक है आत्महत्या वाले से बात करने से आत्महत्या के चांस बढ़ जाते हैं, कि हम समझाने गए वो और नाराज हो गया, मर ही जाएगा। अगला मिथ है कि अगर कोई आत्महत्या करना चाहता है और उससे हमने बात की तो उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला मिथ, जो सुसाइड करना चाहता है उससे अगर हमने बात की तो सुसाइड के चांस बढ़ जाते हैं। ये सही बात है कि मिथ है, मिथक है, जबकि फैक्ट क्या है? बातचीत करो भैया, आत्महत्या की रोकथाम के लिए जरूरी है। फैक्ट है कि भैया बातचीत करो। और ये जो पढ़ा हुई है गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइन में दी है, ये फैक्ट वर्सेस मिथ की जो पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट ने जारी की है, ये सरकार ने अपनी गाइडलाइन में जारी की है कि मिथ क्या है और फैक्ट क्या है। बच्चों तुम लोग थोड़ा जल्दी आओ। तुम लोग कहते थे सुबह बस का प्रॉब्लम है, इतने बजे तो प्रॉब्लम भी नहीं है। जितने लोग भी लेट आते हैं 9:30 की क्लास में 9:40, 9:50, 9:55, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 9:30 की क्लास इतना सुबह भी नहीं कि उठ नहीं पा रहे, है ना, तो आप लोगों को 9:30 तो 9:25 तक बैठ जाओ, अपना पुराना रिवाइज। अगर क्लास 10 मिनट लेट भी हो रही तो अपना पुराना रिवाइज कर लो, पर तुम लोग टाइम से आ जाओ, है ना। चलो, तो क्योंकि जैसे मैं था स्टूडेंट तो मुझे क्लास में 2-5 मिनट तो एडजस्ट होने में लगता था। आप लोग चलती क्लास में आ जाते हो, तुरंत एडजस्ट हो जाते हो। सच में आप में इतनी कैपेसिटी मुझ में नहीं था। मुझे तो पहले से पहुंचना है, टीचर के आने से पहले सब कॉपी किताब पेन खोलना है, यहाँ वहाँ माहौल देखना है ना, इसके बाद अपन एडजस्ट होंगे। तो अपना तो क्या 5-10 मिनट पहले पहुंचना। ऐसा नहीं होता कि चलती क्लास में सब मुझे घूर रहे हैं और मैं उसमें आ रहा हूँ, ऐसा मुझसे नहीं होता। ऐसे आधी नर्वसनेस तो इसमें आ जाता कि यदि पूरी क्लास ने दिखाई अच्छा यही है जो पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो करना। मिथ नंबर 4, अगला मिथक कि जो आत्महत्या का निर्णय ले चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। अरे भैया जिसने डिसाइड कर ही लिया मरने का, अब उसे कितना भी समझा लो, अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगला मिथ, जिसने एक बार मरने की ठान ली अब तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो वो मरेगा ही। ये मिथ है, ध्यान रखना, मिथक है। इसका फैक्ट क्या है कि अगर हम सही समय पर उसकी मदद करें तो इस सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मिथ क्या है? जो मरने का सोच लिया है उसे रोक नहीं सकते, वो मर के ही रहेगा। फैक्ट क्या है? अगर हम समय पर मदद करें, उसकी बातचीत करें तो उस आत्महत्या को रोक सकते हैं। तो ये मिथ और फैक्ट समझ में आ रहे हैं। इससे शायद आत्महत्या को और बेटर समझ सकते हैं कि समाज क्या समझता है और रियल में सुसाइड क्या टेंडेंसी क्या। तो ये चौथा मिथ है। 5वां मिथ लिखो कि जो आत्महत्या का प्रयास करता है वो कमजोर है, कायर है, सेल्फिश है, समस्याओं से भागना चाहता है, केवल अपने लिए समझता है। अगला मिथ है कि जो सुसाइड है वो कायर है, समस्याओं से डर गया, भाग रहा है, डरपोक है। तो जो आत्महत्या करने की सोच रहा हो उसको जाओ और 10 गालियां दे दो कि तुम तो कमजोर हो, कायर हो, भागना चाहते हो, इतना कमजोर व्यक्ति नहीं देखा। ये मिथ है भाई, आत्महत्या का प्रयास करने वाला कमजोर होता, ये मिथ है। मतलब कमजोर व्यक्ति ही आत्महत्या करते, ये मिथ है। फैक्ट क्या है कि भाई जो व्यक्ति मानसिक परेशानी, उसके पास एक ही ऑप्शन दिखता है। इसका फैक्ट क्या है भैया? कोई भी व्यक्ति हो, क्या हर व्यक्ति पर बहुत सारे संकट आ सकते हैं? हो सकता है बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मजबूत पर्सनालिटी वाली व्यक्ति और उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। मान लो किसी ने कश्मीर में बहुत बड़ा लगाई बिजनेस और अचानक वॉर हो गई, मिसाइल आई और पूरे बिल्डिंग गिर गई और उसके पास कर्जा लौटाने को पैसा ही नहीं है। तो अच्छे से अच्छे मजबूत लोगों के पास भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि अंतिम विकल्प मरना ही बच जाए। तो ये मत समझना कि आत्महत्या केवल कायरों का काम है। कई बार अच्छे अच्छे लोगों के पास और कोई विकल्प बचता नहीं, तो अच्छे अच्छे लोग इसको अंतिम विकल्प मानते हैं। तो मिथ पहला क्या है? कमजोर लोग हैं, नहीं, सारे लोग इसको कभी ना कभी सोच लेते हैं। और लास्ट मिथ, मिथ नंबर 6, लास्ट मिथ है मदद मांगने से, प्रॉब्लम शेयर करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। अगला मिथ है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करें तो हमें फायदा नहीं होता। अगला मिथ है कि अगर हम
सुसाइड करने का सोच रहे हैं और दूसरों से अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि यार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ाएंगे और इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगला मिथ है कि दुनिया केवल आपका मजाक उड़ाएगी, जबकि फैक्ट क्या है, मदद मांगना ताकत दिखाता है कि आप इतने ताकतवर हो कि आपके मन में जो चल रहा बताने की हिम्मत, आपके जो दिमाग में वो बता पाना बहुत बड़ी हिम्मत है। तो आप अगर किसी से अपनी बात शेयर कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर नहीं, ताकतवर हो। इतने ताकतवर हो कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बताने की हिम्मत कर पा रहे हो। और किसी विश्वसनीय व्यक्ति अगर बताओगे तो वो सीरियस लेगा। तो आपके दिमाग में जो भी बात है वो बताना कमजोरी नहीं, हिम्मत का काम, और आप इससे शेयर कर सकते हो। तो आप क्लोज वन से शेयर करो, वो आपकी मदद करेगा। तो मिथ क्या है, शेयर करने से कोई फायदा नहीं। फैक्ट क्या है, क्लोज वन से शेयर करो, वो आपके सपोर्ट में आएगा। तो ये हो गए सुसाइड से जुड़े कुछ मिथ्स, मिथक, और सुसाइड से जुड़े कुछ फैक्ट्स। ये समझ में आ गया सबको कि आत्महत्या से जुड़े कौन कौन सी मिथक समाज में, सोसाइटी में चलती हैं, और आत्महत्या में उन मिथ का सही फैक्ट क्या है, उन मिथ का करेक्शन क्या है। राहुल, पीएससी 26 का शेड्यूल क्या हो सकता है? राहुल का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है। राहुल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता है। राहुल ने कल पूछा था ये यूनिट कब खत्म होगी। मैं इस सवाल के लिए प्रिपेयर ही नहीं था कि कब खत्म होगी। आज राहुल का सवाल है कि कब प्री मेंस और इंटरव्यू हो सकता है, क्यों मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि अगले साल 26 में जो अक्टूबर में इंटरव्यू होगा उसकी अभी से कैसे तैयारी करें। ये राहुल का कहना है। राहुल कल का भरोसा नहीं है ना, इसलिए अभी से वर्तमान में जियो, है ना, वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर में बता रहा हूँ शेड्यूल आएगा, कैलेंडर मुझसे सुनो। सितंबर में कैलेंडर आएगा, जनवरी में फॉर्म आएंगे, फरवरी में एग्जाम होगा, जून में मेंस होगा, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर में इंटरव्यूज होंगे, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, दिसंबर एंड में ज्वाइनिंग होगी। तो दिसंबर 2026 में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये शेड्यूल है, ये पक्का। तो यही होने वाला है, यही शेड्यूल होगा। ठीक है राहुल ना, ठीक है। चलो चलो अब अपन को, तो ये हो गए सारे मिथ। तो सुसाइड का यूज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। बुक का नाम रिलीजियो मेडिसो। किस बुक में और किस ईयर में? अकॉर्डिंग टू एमिल दुर्खीम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुसाइड? आत्महत्या की परिभाषा क्या है? किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट से होने वाली डेथ जिसका विक्टिम को पहले से पता हो, ठीक है, वो सुसाइड है। पहले से नहीं पता तो वो सुसाइड नहीं होगी, समझना। पहले से नहीं पता वो सुसाइड में नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या सुसाइड से जुड़े कुछ मिथ सोसाइटी में प्रिवेल्ड है, प्रचलित है? क्या समाज में पहले से कुछ ऐसे मिथ चलते हैं? उसके सही फैक्ट भी पता चल गए। इसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा? अच्छा, अब हेडिंग डाल दो साइंस, संकेत। अब हेडिंग डाल दो संकेत, आत्महत्या के संकेत। अब हमें पढ़ना है आत्महत्या के संकेत। हमें कौन कौन से संकेत मिल जाएंगे किस पे, है ना। चलो अब मैं देखूंगा संकेत। पहला संकेत में लिखो फीलिंग्स। हाँ, क्या है दिनेश सर? ये वाली लाइट बंद कर देना, डीजे वाली। अच्छा, उधर से होगा बेटा, यहां से कोई उठ के ये वाली लाइट बंद कर देना। वाह, इसे कहते हैं तुक्का। चलो चलो, साइन में पहला लिखो फीलिंग्स। फीलिंग्स में लिखो निराशा, फीलिंग्स। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत निराश महसूस करने लगे, ये साइन है। तो साइंस में पहला लिखो फीलिंग, और फीलिंग में पहला लिखो होपलेसनेस, ठीक है। दूसरा हेल्पलेसनेस, ठीक है। तो फीलिंग पहला क्या था? होपलेसनेस, कि चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं। इस तरह की अगर कोई फीलिंग आ रही है कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, ये सब किसके साइन है? सुसाइड के, ध्यान रखना। तो फीलिंग्स केवल हेडिंग लिख लो, बाद में उतार लेना, है ना। दूसरा क्या लिखो? हेल्पलेसनेस, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये सब किस में आएगा? हेल्पलेसनेस। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ये हेल्पलेसनेस। तीसरा साइन है फीलिंग्स में वर्थलेसनेस, मैं बेकार हूं, मैं किसी के लिए
मैटर ही नहीं करता। पहला क्या होगा? निराश। दूसरा क्या लिखो? असहाय। तीसरा क्या लिखो? अवसरहीनता नहीं होगा, खुद को मूल्यहीन समझना। वर्थलेसनेस मतलब खुद को मूल्यहीन समझना, मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो फीलिंग्स में पहली कैसी फीलिंग? निराशा की फीलिंग। दूसरा मजबूरी की फीलिंग, हेल्पलेसनेस। तीसरा अपने आप को वर्थलेस, यूजलेस, बेकार समझने की फीलिंग। तो फीलिंग के अंदर से अपन पढ़ रहे हैं आत्महत्या के साइन। साइन में पहला पढ़ रहे हैं फीलिंग। फीलिंग में भी पहला होपलेसनेस, निराशा। दूसरा हेल्पलेसनेस। तीसरा वर्थलेसनेस। अगली फीलिंग है गिल्ट की। अगला साइन है गिल्ट, अपराध बोध, स्वयं से नफरत, शर्म। तो गिल्ट, शेम और सेल्फ हेटेड। ये फीलिंग में अगला है खुद से नफरत, खुद पर गिल्ट, खुद पे शर्म आ रही। ये अगला साइन है। तो फीलिंग में पहला साइन होपलेसनेस, दूसरा हेल्पलेसनेस, तीसरा बर्थलेसनेस और चौथा खुद को गिल्टी समझना, खुद से नफरत करना और खुद पे शर्माना। ठीक है। इस पे अगला इरिटेबिलिटी। अगली फीलिंग में लिखो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन या थकान, थक चुका हूं मैं। अगला संकेत है चिड़चिड़ापन और थकान, कि अब तो मैं थक चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो ये पहले में चल रहा, ध्यान रखना, फीलिंग वाले में। ये संकेत किस में चल रहा है? फीलिंग वाले में। इस तरह की फीलिंग आएगी। इसके बाद लगातार उदासी, जिसे आप डिप्रेशन बोल सकते हो। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आप उदास रहे तो वो किस में आ जाएगा? डिप्रेशन। 2 हफ्ते से ज्यादा क्या होगा? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और 2 साल से ज्यादा होगा तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो परसिस्टेंट सैडनेस मतलब डिप्रेशन, अवसाद। चलो, तो ये पहला साइन हो गया फीलिंग। तो ये समझ में आ गया, जिसको सुसाइड करना होगा वो ये फील करेगा, आपसे बातें शेयर करेगा कि यार मुझे लग रहा है मैं बोझ हूं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये साइन, अगर आपको इनमें से कोई बात बोल रहा है तो ये किसके साइन हो सकते हैं? आत्महत्या। तो आत्महत्या में पहला होगा फीलिंग्स। फीलिंग्स में कौन कौन सी फीलिंग हो जाएगी? उम्मीद खत्म हो चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, मुझे खुद पर ही घृणा है, खुद पर ही बोझ हूं, खुद से ही नफरत हो गई, इस तरह की फीलिंग्स। ये पहला साइन है फीलिंग्स। दूसरा लिखो बिहेवियर। दूसरी फीलिंग हो जाएगी, तो कैपिटल ए कर देना फीलिंग्स और कैपिटल बी कर देना बिहेवियर। बिहेवियर में फिर 1 2 3 4 लिख देना। पहला कैपिटल ए फीलिंग्स, उसमें 1 2 3 लिख देना। अब अगला साइन लिखो बिहेवियर। जो सुसाइड करने की सोच रहा होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा? तो सबसे पहले सामाजिक इंटरेक्शन से विड्रॉल, अब वो घुलना मिलना बंद कर देगा। तो जिसको सुसाइड करना होगा अब वो लोगों से घुलना मिलना क्या कर देगा? बंद। तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। पहले वो लोगों से बहुत घुलता मिलता था, अब वो घुलना मिलना, सोशल इंटरेक्शन बंद। तो क्या बिहेवियरल साइन मिलेगा? जिसको सुसाइड करना होगा क्या उसके व्यवहार में कोई संकेत दे जाएगा? बिल्कुल। अचानक एक्टिविटी, उसकी बिहेवियर बदल जाएगा। जो पहले हमेशा बहाना, अरे आओ मिलते हैं यार, बैठते हैं दोस्त यार, सबको बुलाते हैं, अब वो लोगों से कटना क्या कर देगा? शुरू। दूसरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगला बिहेवियरल साइन होगा, अब वो फोकस्ड नहीं होगा, अब वो कोई भी काम करेगा फोकस्ड नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगला बिहेवियरल साइन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन या फोकस नहीं बन पा रहा है। समझ में आ गया? इसका तीसरा मूड चेंज। अगला बिहेवियर लिखो मूड चेंज। कभी बहुत खुश दिखेगा, एकदम से गुस्सा हो जाएगा, तो मूड चेंज होते रहेंगे। अगला सुसाइड का होगा मूड चेंज। अगला लिखो आपको बहुत सारी बातें बोल। अगला बिहेवियर में लिखो वर्बल, बोलेगा बार बार। अगला लिखो बिहेवियर में बातचीत, कैसे आपसे क्या बोलेगा कि मैं ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा। जैसे तुम बोलोगे, जैसे तुम्हें कोई फोन लगाए और तुम कहे यार बिजी हूं यार, अभी बात कर लो, फिर तुमसे बात करने के लिए मैं मिलूंगा भी नहीं, इस तरह की वर्बल बात। इसके बाद कि यार बहुत परेशान हूं पर कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत दिन बाद, अब बहुत दिन तक ये समस्याएं नहीं रहेंगी, अब मेरी सारी समस्याएं खत्म होने वाली। तो बिहेवियर में क्या होगा? इस तरह की बातें आपसे करेगा। बात समझ में आ रही कि ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं, रहना भी कितने दिन है।
इस तरह की बात बोले तो समझ जाना कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फीलिंग्स उसका साइन देंगी, उसका बिहेवियर साइन देगा, उसका बिहेवियर अचानक बदल देगा। अगला बिहेवियर होगा भूख और नींद का पैटर्न बदलना। अगला बिहेवियरल साइन होगा उसका नींद और भूख का पैटर्न बदलना। अचानक सब कुछ खाना छोड़ देगा, या अचानक बहुत खाना शुरू कर देगा, या दिन भर सोता रहेगा, या बिल्कुल सोएगा ही नहीं, इस तरह का। अगला बिहेवियरल में क्या हो जाएगा, उसकी नींद का पैटर्न भी बदल जाएगा और उसका भूख का पैटर्न भी बदल जाएगा। समझ में आ रहा? अगला लिखो, अपनी केयर करना बंद कर देगा। जैसे कंघी नहीं करेगा, कपड़े नहीं धुलेगा, ठीक है। इसके बाद अपनी चीजें भूल जाएगा, पता चला कोई सामान टूट गया, केयर ही नहीं होगा। ये तो मिलते जुल रहे हैं मुझसे, है ना, ये तो मिलते जुलते जा रहे हैं ना। कंघी नहीं करेगा, कपड़े, है ना, कपड़े सारे गंदे। ये अभी ऑर्डर की है सुबह सुबह 7 बजे, सच में ऑर्डर की, ब्लिंकेट से मंगाई, फिर पहन के आए। हाँ, तो कपड़े ही नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर ही कर दिए। सॉक्स नहीं मिल रहे, सॉक्स ऑर्डर कर दिए, तो ऑर्डर किए। तो और चीज़ों की देखभाल ना करना, तो उसका बिहेवियर अचानक चीज़ों की केयर करना, क्या कर दे, उसे पता मर नहीं जाना है, तो केयर क्या करें, है ना। चलो, तो पहला साइन होगा फीलिंग्स। कौन कौन सी फीलिंग उसमें आएंगी? होपलेसनेस हो जाएगा, हेल्पलेसनेस हो जाएगा, यूजफुलनेस हो जाएगा, और वर्थलेसनेस, और यूजफुलनेस मतलब यूजलेसनेस, और गिल्ट में, और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और सैडनेस। तो फीलिंग समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी फीलिंग वाले संकेत आपको देगा। तो मरने वाला अचानक नहीं मरता, तुम ये नहीं बोल सकते अरे यार अचानक मर गया, नहीं भाई, उसने बहुत सारे फीलिंग्स वाले साइन दिए थे। दूसरा है बिहेवियरल साइन, उसके व्यवहार में अचानक सोशल इंटरेक्शन बंद कर देगा। दूसरा कंसंट्रेशन और मूड चेंज, कभी खुशी कभी गम। अगला क्या है? हाँ, क्लूज, अच्छा वर्बल क्लूज, ऐसे आपको इंडिकेट करेगा, आपको बोलेगा, है ना, ठीक है, जैसे तुम कोई सामान मांगो, ठीक है भाई ले जाओ यार, है ना, मैं कितने ही दिन यूज करूंगा, अब तुम ही करना, इसको लौटा दो तुरंत सामान उसका, कि नहीं भाई तुम ही यूज करो। तो इस तरह की कोई वर्बल क्लूज। और क्या है? नींद और भूख का पैटर्न बदल जाएगा। आपका रूममेट रात को 3 बजे उठोगे तो बैठा होगा उल्लू जैसा, तो उसका पैटर्न बदल जाएगा। अगला, ठीक है, चलो अब हमें पढ़ना है उसके एक्शंस। तो हमने पढ़ लिया उसकी फीलिंग्स, अगला पढ़ लिया उसका एक्शंस, अब उसके वो बिहेवियर। अब तीसरा सी लिखो, एक्शंस। अब उसके एक्शंस कैसे दिखेंगे, ये सब अपन पढ़ रहे हैं आत्महत्या करने वाले के साइन। सोचो इतने सारे साइन छोड़ रहा है वो, तब जाके वो मरेगा। तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो अब क्या तुम्हारे सामने फंदा ही लगा ले, तभी दिखेगा कि हाँ यार अब लग रहा है कि मरने वाला है, ठीक है। सीधे चूहा मार का खाते हुए वीडियो कॉल करे, नहीं, ये सब साइन दिखेंगे। अगला एक्शन, एक्शन में पहला लिखो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अगला पहला लिखो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एक्शन में क्या होगा, अब वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बिहेवियर वाले से, वही सोशल विड्रॉ से मिलता है। तो एक्शन में क्या होगा, अब उसका एक्शन कैसा दिखेगा, वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरा एक्शन क्या होगा, लापरवाह वाले बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएगा जैसे दिन भर शराब सिगरेट इस तरह से करने लगा। ये बिल्कुल सेल्फ केयर वाले बिहेवियर से मिल रहा है। अभी बढ़ा था ना, सेल्फ केयर बनना बंद कर देगा, तो वो बिहेवियर में चला जाएगा। और स्मोकिंग करना, ये एक्शन में चला जाएगा। तो खुद की केयर ना करना ये बिहेवियर है, और दिन भर नशा वगैरह करना ये केयर। तो नशा, क्योंकि उसे लगता मरना है ही है, तो हेरिटेज वाइन पी के मरो, है ना। चलो, इसका तीसरा, अब क्या करेगा, अपने बात उसमें अब चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। समझो, अब उसका एक्शन क्या होगा, अब चीजों को जलाना बर्बाद करना ये सब शुरू कर देगा। जब तुम जाओगे तो कोई ना चीज वो तोड़ रहा होगा, फेंक रहा होगा, लोगों को दे रहा होगा, तो वो अपनी चीज जो बिलोंग है, जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, अब उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको वो शुरू कर देगा। तो मतलब भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है इससे, तो वो जितनी चीजें बिलोंगिंग है उसको नष्ट करना शुरू कर देगा।
ठीक है, तो उसका एक्शन क्या होगा? तो अब वो क्या करेगा? लिखना शुरू कर देगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू कर देगा, अपनी चीज़ें नष्ट कर देगा। तो अब उसके एक्शन क्या होगा? वो सुसाइडल के बाद में लिखेगा, जैसे कबीर के दोहे है ना, जीवन कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुल जाना है। अभी अपन कबीर पढ़ेंगे फिलॉसफी में। कबीर ने कहा हमारा जीवन पल दो पल का है, कागज की तरह है, कागज की नाव बनाओ, जिस दिन बारिश होती घुल जाती है। तो इस तरह की बातें अगर लिखने लगे तो ये मत समझना तुम्हारा दोस्त शायर बन चुका है, समझना दोस्त जाने वाला है भाई, है ना, तो उसे कांटेक्ट करो। तो उसके एक्शंस क्या होंगे? वो ऐसी बातें लिखना शुरू कर देगा, सोशल मीडिया पोस्ट शुरू कर देगा ना, इस तरह से। अगला क्या? परफॉर्मेंस। अच्छा स्टूडेंट था, अब उसके मार्क्स कम आएंगे। अच्छा प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन था, अब रन नहीं बना रहा होगा। अच्छा ऑफिस में एम्प्लॉय था, अब काम नहीं करेगा। तो अगला एक्शन क्या होगा? जो भी हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, स्पोर्ट पर्सन, जहां भी जिस फील्ड पे हो, अब उतना अच्छा काम करके नहीं देगा, तो उसका एक्शन दिखेगा, उसका परफॉर्मेंस लगातार गिरेगा। अगला क्या होगा? नहीं ठीक है मत लिखो, तो फीलिंग्स में आ जाएगा। तो ये हो गए साइंस। तो मरने वाला 3 तरह के साइंस छोड़ के जाता है। फीलिंग्स आपसे बताएगा, अपना बिहेवियर, और तीसरा उसके एक्शंस। तो अगर 7 मार्कर में आ जाए आत्महत्या करने वाला, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन था एनालिटिकल क्वेश्चन, कौन कह रहा था कुछ, तो जैसे मैंने कल के टेस्ट में उसमें दिया है क्वेश्चन, सोशियोलॉजी में कल दिया था, टेस्ट जो चल रहा है, कि स्टेट एंड नेशंस, ये 2 अलग अलग जमीन पर उगने वाले 2 अलग अलग ट्रीज हैं ना। नेशन एंड स्टेट्स बोथ आर डिफरेंट ट्रीज ग्रोइंग ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, ऐसे क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन खुद बनाया, मैंने कहीं ना पढ़ा है ना कुछ किया, खुद से बना के दिया है। तो ये क्वेश्चन मैंने, अच्छा मॉडल आंसर देखा है? देखे किसी ने? नहीं देखे होंगे। दिनेश सर 7.0 में भी वो मॉडल आंसर डाल दो। अभी एक पेपर हुआ है सोशियोलॉजी का, ये ड्रग्स व्रग्स जो है, और जो आप में सोशल डाइवर्सिटी वगैरह है, उसके मॉडल आंसर हमने डाले हैं कुछ, एक टेस्ट हुआ था, तो आप लोग थोड़ा देख लेना, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लिखना है। तभी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें यूनिट 2 का टेस्ट था, उसमें हमने सारे क्वेश्चन और मॉडल आंसर एक टेस्ट दिया था। तो 30-35 क्वेश्चन है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि नेशन और स्टेट, ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसमें अपन को लिखना है। चलो अब अपन को पढ़ना रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। हेडिंग डाल दो रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव। रिस्क फैक्टर का मतलब वो सारे फैक्टर जो सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं, तो जो सुसाइड को बढ़ाते हैं उन सारे फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? रिस्क फैक्टर। और जो सुसाइड को कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो सुसाइड से जुड़े 2 तरह के फैक्टर्स होंगे। पहली चीज तो वो फैक्टर्स जो सुसाइड की टेंडेंसी को बढ़ा दें। अगर किसी के मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है और ये फैक्टर्स और मिल गए तो मर ही जाएगा, इस तरह का। तो 2 तरह के फैक्टर्स हमें पढ़ना है कि कौन से फैक्टर सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर सुसाइडल टेंडेंसी को कम करते हैं। तो जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं जोखिम कारक, और जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम करते हैं उन्हें कहते हैं सुरक्षात्मक। तो हमें सबसे पहले पढ़ना रिस्क फैक्टर। रिस्क में पहली हेडिंग डाल दो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में पहला लिखो व्यक्तिगत। रिस्क फैक्टर में पहली हेडिंग डाल दो व्यक्तिगत। कमेंट्स नीचे कर देना सर। चलो सर मेरे साथ ये साइन है, डॉक्टर ने बोला मेडिटेशन करें। चलो चलो अब अपन को पढ़ना है कि उसके अंदर क्या फैक्टर होंगे, उसके परिवार, उसके समाज, इस तरह से पढ़ना। तो व्यक्तिगत फैक्टर क्या क्या है? पहला लिखो व्यक्तिगत में हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। व्यक्तिगत में क्या हो सकता है? एक कोई मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री उसके साथ होगी। व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर, तो क्या किसी के पास अगर मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। क्या कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है तो सुसाइड के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये किस में चला जाएगा? रिस्क फैक्टर में। और ये व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर है। तो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर में पहला लिखो हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, किसी मानसिक बीमारी की हिस्ट्री। तो व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर में क्या होगा? अगर वो व्यक्ति उसमें कोई बीमारी चल रही हो,
तो ये होगा व्यक्तिगत या इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर। तो इंडिविजुअल में पहला क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर कोई हिस्ट्री है, किसी बीमारी से जूझ रहा, तो ये रिस्क फैक्टर है। ये क्या होगा, सुसाइड की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। पर ये ना तो सोसाइटी से लेना देना, ना फैमिली से लेना देना, कहीं से नहीं। ये किससे लेना देना होगा, उससे, खुद से। तो ये आएगा व्यक्तिगत। अगला रिस्क फैक्टर इंडिविजुअल में लिखो प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ सेल्फ हार्म। अगला व्यक्तिगत फैक्टर लिखो सुसाइड करने की फैक्ट्री। तो 1-2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, नींद की गोली खा चुका है, बिल्डिंग से कूद चुका है, ट्रेन के सामने आ चुका है, ठीक है, ढिंग चिक पूजा के गाने सुन चुका है ना। तो ऐसे 2-3 हिस्ट्री है जिसमें व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है। तो ये किस में आएगा, व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या होगा, उसे कोई मानसिक बीमारी होना सुसाइड की टेंडेंसी को कम करता है कि बढ़ाता, इसलिए रिस्क फैक्टर है। दूसरा क्या है, लास्ट अटेम्प्ट। तो एक अटेम्प्ट हो चुका है और नहीं मरा। जब पीएससी एक बार में क्रैक नहीं हो रही तो सुसाइड एक बार में कैसे हो सकती है ना। तो हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट सही नहीं जाए, प्री ही नहीं निकला, रस्सी ही नहीं बंध पाई। चलो अगला लिखो रिस्क फैक्टर होपलेसनेस। अगला व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर है होपलेसनेस। अगर व्यक्ति निराश है तो एक रिस्क फैक्टर है, समझना। अगला एडिक्शन, नशा। किस चीज का नशा हो सकता है, सोशल मीडिया का, जुए का, ये रिस्क फैक्टर है, ध्यान रखना। अगर कोई गेम वगैरह खेलता है तो बहुत सारे पैसे हार सकता है, सुसाइड कर सकता है। एक तो गेम ही होता था जिसमें मारना मरना पड़ता था, ब्लू व्हेल गेम सुना है। वो तो पूरा गेम ही था जिसमें लोग मर जाते थे, उसमें टास्क मिलता था कि इनको मार दो, उनको मार दो। वो मुझे समझना था बच्चे कैसे हैं जो टास्क पूरे करते, खतरनाक। तो रिस्क फैक्टर खुद से जुड़े कौन कौन से, पहला क्या है, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ये एक रिस्क फैक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा, पिछले 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, नस सीधी नहीं कट पाई है ना, ब्लेड ही खराब निकली, इस तरह के, पंखा ही निकल गया है ना। तीसरा, अब तो कोटा में पंखे स्प्रिंग वाले आ चुके हैं, जैसे ही लटकोगे स्प्रिंग से नीचे आ जाएगा, व्यक्ति लटक गया और नीचे जमीन पे बैठ जाएगा क्योंकि स्प्रिंग से। हाँ, तो अब कोटा में जितने भी हॉस्टल्स हैं उनमें ऐसे पंखे आ गए, लटकोगे तो पंखे नीचे आ जाएंगे स्प्रिंग वाले। कैसा, और नहीं मरे तो हड्डियां टूटेंगी यार, है ना। अब समझो, ये रिस्क फैक्टर है। अगला रिस्क फैक्टर रखो लो कॉन्फिडेंस और पुअर सेल्फ स्टीम। अगला रिस्क फैक्टर लो कॉन्फिडेंस। सुसाइड ज्यादातर कौन करते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस हाई है, कॉन्फिडेंस लो है, लो कॉन्फिडेंस। तो ये रिस्क फैक्टर है, लो कॉन्फिडेंस एक रिस्क फैक्टर है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंट बहुत होना चाहिए, चाहे प्री में नंबर 40 नहीं आ रहे पर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ। चलो इसके बाद अगला, क्रोनिक पेन या इलनेस। कोई क्रोनिक बीमारी, जैसे कोई कैंसर से बहुत पीड़ित है, किसी को माइग्रेन है, ये रिस्क फैक्टर है, क्योंकि व्यक्ति उस दर्द से निपटने के लिए सुसाइड कर सकता है। जैसे माइग्रेन का पेन सुना होगा ना, सर में इतना एक तरफ बहुत चलता है दर्द, और इतना दर्द है कि वो अनबियरेबल है, सहनीय, असहनीय दर्द होता है। उसमें व्यक्ति दीवार पर सर पटकने लगता है, इतना सर दर्द होता है। तो माइग्रेन होता है, और जिनको माइग्रेन अटैक्स आते हैं कि हर 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में माइग्रेन होने लगे और इतना दर्द होने लगे व्यक्ति सर मारने लगे। कैंसर का दर्द, कैंसर की लास्ट स्टेज में बहुत दर्द है और उसे पता कि बचना ही नहीं है। तो जब उसे पता है 6 महीने बाद मरना है, तो डेली का दर्द क्यों सही, आज ही क्यों ना मर जाए। देखो किसी का मान लो कैंसर लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेज डॉक्टर ने भी कहा इसको मरना है, 3 महीने, 6 महीने, जितने भी, तो वो तो सुसाइड करने की ही सोचेगा ना। खुद सोचो, खुद दिमाग से, कि कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज में है कैंसर, कोई पेशेंट है HIV, और वो लगातार सीवियर पेन से गुजर रहा है, उसको सुबह शाम बहुत दर्द हो रहा है और उसे पता है मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, तो मैं 6 महीने तक दर्द क्यों सहूं। ये बात समझ में आ रही। एक बार का दर्द देख लेना, एक बार गिर जाएंगे, एक ही बार तो दर्द होगा ना, इतना तो दर्द डेली होता है। तो अगर कोई बीमार है तो ये रिस्क फैक्टर है कि नहीं, बात समझ में आ गया। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं व्यक्तिगत,
जो व्यक्ति के सुसाइडल टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। एक तो उसकी कोई मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, दूसरा कुछ अटेम्प्ट हो चुके हैं, अगला होपलेसनेस निराश है, अगला एडिक्शन है, अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिस्क फैक्टर, अगला कोई बीमारी है या बहुत ज्यादा दर्द है। इसके बाद अगला वायलेंट बिहेवियर, हिंसक व्यवहार। अगर किसी का वायलेंट बिहेवियर है तो उसके सुसाइड करने के चांस ज्यादा है। वायलेंट बिहेवियर, क्योंकि आत्महत्या भी एक वायलेंट बिहेवियर है, समझो। दूसरों को मारना ही हिंसा नहीं है, खुद को मारना भी हिंसा है। तो अगर किसी के बिहेवियर में ही वायलेंस है तो वो मार सकता है खुद को। अगर देखो कोई बहुत नॉन वायलेंट है जो दूसरों को नहीं मार सकता, वो खुद को भी नहीं मारे। बात समझ आएगा? तो अगर किसी के नेचर में वायलेंस है तो जरूरी, तो जो दूसरों को मार सकता वो मर भी सकता। अगला लिखो इंटरनल प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन लाइफ। अगला रिस्क फैक्टर लिखो दबाव, लाइफ में अच्छा करने का। लाइफ में अच्छा करने का दबाव एक रिस्क फैक्टर है। तो कई लोग अपने आप से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे कि मैं कुछ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो कई लोगों ने, अब देखो कितना बायस है, बेटा काम करे, बेटी तो कर ही नहीं सकती। तो कुल मिला के एक इंटरनल प्रेशर, उस प्रेशर में व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। तो ये हो गए हमारे सारे व्यक्तिगत। तो ये समझ में आ गया क्या किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा लिखो स्कूल रिलेटेड रिस्क फैक्टर। सबसे ज्यादा सुसाइड कौन करते हैं? स्टूडेंट्स। तो अगला हमें पढ़ना है स्कूल रिलेटेड रिस्क फैक्टर। स्कूल में ऐसा क्या माहौल मिलेगा कि वो सुसाइड कर सकता। तो अगला रिस्क फैक्टर लिखो स्कूल रिलेटेड रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर समझ में आ गया कौन सी चीजें हैं जो सुसाइड करने की संभावना को बढ़ा देंगे, जो पॉसिबिलिटीज बढ़ा देंगे, उन्हीं को बोलते हैं रिस्क फैक्टर। ये किसी व्यक्ति के अंदर भी हो सकते हैं, ये सोसाइटी में भी हो सकते हैं, ये फैमिली में भी हो सकते हैं, ये स्कूल में भी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। अगला लिखो स्कूल रिलेटेड। इसमें पहला लिखो नेगेटिव स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल का वातावरण नॉन कोऑपरेटिव, टीचर आता डांट देता है, पिटाई कर देता है ना, इस तरह से। जो आपके क्लासमेट्स हैं वो अच्छे से बात नहीं करते। तो स्कूल में अगर नॉन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है तो सुसाइड के चांस बच्चों में बढ़ जाते हैं अगर कनेक्टेड नहीं है। तो पहला नेगेटिव स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो साथी शिक्षक इंटरेक्ट नहीं कर पाए, ना तो क्लास के बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर रहे, ना टीचर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। बच्चा पूछने गया कि सर ये समस्या है, कॉपी कैसे लेकर, उसको भगा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, भगो यहाँ से। तो ऐसा बच्चा क्या कर लेगा? सुसाइड, क्योंकि उसका बॉन्ड ही नहीं बना। अगला लिखो क्रिटिकल पीरियड्स। तो इसमें अगला क्या होगा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, समझना ध्यान से। क्या स्कूल में कुछ स्ट्रेसफुल समय भी आता है? जैसे एग्जाम। एग्जाम कैसा पीरियड है? स्ट्रेसफुल। रिजल्ट का दिन कैसा होगा? स्ट्रेसफुल। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जैसे आपने लड़ाई कर ली किसी से तो पेरेंट्स को बुलवा लेते हैं कि नहीं, और उसमें आपकी शिकायत करते हैं, वो कैसा होगा? स्ट्रेसफुल। तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसफुल पीरियड्स आते हैं, टाइम आता है जिसमें सुसाइड करने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे एग्ज़ाम, जैसे रिजल्ट, जैसे पीटीएम। तो अगर ये स्कूल में ढंग से नहीं हुआ, आपका पेपर बिगड़ गया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में आपकी या आपके पेरेंट्स की बेइज्जती हो गई, हम कह रहे आपकी बेइज्जती ना हो, पेरेंट्स की भी अगर प्रिंसिपल बेइज्जती कर देगा ना तो आप सुसाइड कर लो। बात समझ में आ गई? तो क्या स्कूल में ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं? लिखो लाइक एग्जाम, लाइक रिजल्ट्स, लाइक पीटीएम। ये रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर समझ में आ गया। एग्जाम की तैयारी नहीं है, रिस्क बढ़ जाएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिस्क बढ़ जाएगा। पीटीएम में अपनी या पेरेंट्स की बेइज्जती हो गई, या पेरेंट्स ने सबके स्कूल के सामने अपनी पिटाई कर दी। पीटीएम था, सारे पेरेंट्स सारे बच्चे थे, वहीं पिताजी ने 2 थप्पड़ मार दिए, नालायक कहीं कैसा करता है, और पूरे स्कूल में अपनी इज्जत थी, खत्म हो गई। अब वो सुसाइड कर ही लेगा। चलो अगला लिखो स्कूल और फैमिली के बीच कनेक्शन का अभाव। अगला रिस्क फैक्टर लिखो स्कूल और फैमिली, मतलब स्कूल और पेरेंट्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये रिस्क फैक्टर कैसे है, इसको ध्यान से समझो। अगर स्कूल और फैमिली के बीच में अच्छा कनेक्शन है, लिख लो लैक ऑफ स्कूल फैमिली कनेक्शन। अब यहां ध्यान से समझो,
अगर पेरेंट्स फ्रिक्वेंटली स्कूल आते रहते हैं या टीचर से, प्रिंसिपल से लगातार बात करते हैं, तो क्या बात बता सकते हैं? जैसे मान लो बच्चे का व्यवहार एकदम से घर में बदल गया, तो क्या ये टीचर से बात कर सकते हैं कि सर स्कूल में कोई बात हो गई क्या? बात समझ में आ रही है? या फिर स्कूल में इसका बिहेवियर बदल गया तो फैमिली से पूछ सकते हैं। क्या फैमिली के स्ट्रेस की वजह से स्कूल में बिहेवियर बदल सकता है, या स्कूल की कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से फैमिली में बदल सकता है? पर अगर कनेक्शन बेहतर है तो टीचर्स और पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उस टाइम पर बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। एकदम से क्लास में कोई गुमसुम रहने लगा क्योंकि घर में कोई बात हो गई, और चूंकि टीचर और फैमिली का कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो टीचर ने घर पे फ़ोन करके पूछा ही नहीं कि अरे क्या हुआ, ये आजकल तो बात ही नहीं करता। या मान लो घर पे बच्चा स्कूल से आता बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, हो सकता है स्कूल में कोई ऐसी बात हो गई, मान लो स्कूल में ही बच्चे परेशान कर रहे हैं और वो घर में बता नहीं पा रहा और घर में वो चुपचाप रहने लगा है। तो अगर टीचर्स और फैमिली का कनेक्शन बेटर है तो सुसाइड होने के चांस कम हो जाते हैं, वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और स्कूल और टीचर का कनेक्शन नहीं है उसका, स्कूल और फैमिली का, तो सुसाइड होने का चांस बढ़ जाता है। ये रिस्क फैक्टर समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? तो स्कूल में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? अच्छा इन्वायरमेंट ना मिलना, इसके बाद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का आ जाना। अगला क्या होगा? फैमिली और स्कूल के बीच में कनेक्शन ना होना। अगला रिस्क फैक्टर लिखो एकेडमिक प्रेशर। अगला रिस्क फैक्टर लिखो एकेडमिक प्रेशर। क्या बच्चों में होमवर्क का प्रेशर रह सकता है? इतना पढ़ के आओ नहीं तो भगा देंगे, एकेडमिक प्रेशर। तो अगला होगा एकेडमिक प्रेशर्स फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल क्या बच्चों को स्ट्रेस दे सकता है? चलो, तो ये हो गया स्कूल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। तो क्या व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उसकी पर्सनालिटी में? क्या स्कूल से जुड़े रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? अब कैपिटल सी, तीसरा रिस्क फैक्टर लिखो फैमिली रिलेटेड रिस्क फैक्टर। परिवार में ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? चलो ठीक है, चलो अब फैमिली में क्या क्या रिस्क फैक्टर। पहला लिखो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड अनस्टेबिलिटी। तो अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा, तलाक हो रहा है, मम्मी पापा अलग रह रहे, तो सुसाइड होने के चांस कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ज़्यादा। तो ब्रोकन फैमिली में सुसाइड ज़्यादा होती है। तो फैमिली में पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट या अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। रिस्क फैक्टर का मतलब समझ रहे हो? वो फैक्टर जो सुसाइड के चांस बढ़ा रहे। तो फैमिली में पहला रिस्क फैक्टर क्या होगा? फैमिली में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन इंस्टेबिलिटी। बात समझ? जैसे मारपीट चल रही तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। अगला एक्सप्लॉयटेशन, फैमिली या पेरेंट्स के द्वारा। किसी ने उड़ान मूवी देखी है? उड़ान देखी है? रोहित कपूर अपने बच्चों को बहुत मारता है। तो अगर किसी ने उड़ान मूवी, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, जरूर देखना। तो अगर इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो सुसाइड के चांस ज़्यादा है। तो पेरेंट्स द्वारा, ठीक है, या फिर रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा, जैसे उन्हें लड़का चाहिए था लड़की हो गई और उसको उतना ही अब प्यार नहीं कर रहे, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो सुसाइड होने के चांस ज़्यादा है। तो या तो फैमिली के द्वारा शोषण हो रहा है, मारपीट बहुत हो रही है, या फिर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, जैसे चाहिए था लड़का लड़की हो गई और उसको अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मन से, तो सुसाइड होने के चांस कम होंगे या ज़्यादा? अच्छा, क्यों ज़्यादा होंगे मुझे बताओ। सो फैमिली ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों? देखो ध्यान समझो, सुसाइड रोकने में बहुत बड़ा हाथ है फैमिली से बॉन्डिंग का। आप जब मर जाओगे तो आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से दूर हो जाओ, ये अपने आप में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। समझ पा रहे हो कि नहीं? या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा, यही तो सोचोगे। मरते समय ख्याल नहीं आएगा कि अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो मम्मी तो बिल्कुल टूट ही जाएंगी, क्योंकि मैं ही तो उनकी उम्मीद था, और मैं ही मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा उनका। क्या ये ख्याल बहुत बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल समझो, फैमिली बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। कि आदमी जब मरने की सोचता तो सबसे पहले किसकी सोचता है? फैमिली। वो अपनी प्रॉपर्टी की थोड़ी सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो कब्जा हो जाएगा, नहीं सोचता। क्या मेरी मोटरसाइकिल कौन चलाएगा, उसकी सर्विसिंग कौन कराएगा? तो क्या मरने से पहले व्यक्ति ऐसे सोच, अरे यार फ्रिज में तो ये रखा था सड़ गया तो
क्या मरने से पहले व्यक्ति ये सोचता? नहीं सोचता। अरे यार मैंने ऑर्डर किया था, पैसे भी दे दिए थे, अब कौन रिसीव करेगा, कौन करेगा? तो व्यक्ति कभी भी मटेरियल या प्रॉपर्टी का नहीं सोचता, सबसे पहले वो अपने फैमिली रिलेशंस का सोचता है। तो अगर किसी का अपने फैमिली से बॉन्ड बहुत ही अच्छा है तो सुसाइड करने के चांस बहुत कम है। तो जब अपन प्रोटेक्टिव फैक्टर पढ़ेंगे फैमिली में तो बॉन्ड पढ़ेंगे, जितना अच्छा बॉन्ड होगा सुसाइड करने के चांस उतने कम होंगे। इसलिए अपने फैमिली से बॉन्ड अच्छा बनाओ, जैसे तुम्हारे मन में ख्याल ही नहीं आएगा, कभी सोचोगे ही नहीं, कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि फैमिली के बिना रह ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बिना फैमिली नहीं रह पाएगी। तो रिस्क फैक्टर क्या होगा? फैमिली ने रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट नहीं किया तो मरने से पहले व्यक्ति कभी फैमिली की सोचेगा ही, उसे लगेगा ना किसी को मेरी परवाह ही नहीं, तो मर भी जाए तो किसी को परवाह क्या होगी। तो पहला रिस्क फैक्टर फैमिली से जुड़ा क्या है? फैमिली का माहौल। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है? फैमिली ने आपको एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये रिस्क फैक्टर। अगला रिस्क फैक्टर लिखो, किसी व्यक्ति की क्षति, कोई मर गया, आपके नहीं सॉरी, किसी की फैमिली में कोई मर गया तो अरे दादा परदादा कोई तो मरा ही होगा, उसको हम बहुत लाइक करते थे और हम उनका दुख नहीं सह पाए, है ना। तो किसी के परिवार में आप किसी को बहुत चाहते, अरे लोगों घर में जो पेट रहता है, कुत्ता रहता है, उसकी डेथ में व्यक्ति गुमसुम हो जाता है, ठीक है, और उसमें व्यक्ति, तो ऐसा है कि एक दोस्त था योगेश, उसके दादाजी की डेथ हुई थी, और जब दादाजी की डेथ हुई तो जैसी अर्थी ले जाने लगे तो बुआ जी बहुत रोने लगे और बुआ जी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, ऑन स्पॉट। तो चलो उनकी तो डेथ हो गई, वो सुसाइड में नहीं होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मर जाएंगे। वो सुसाइड में केवल किसको कंसीडर करते हैं? जिसमें पहले से रिजल्ट पता हो। पर कई लोग सुसाइड ही कर लेते हैं कि अब ये नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसे केसेस बहुत सारे सुने होंगे जिसमें एक दंपत्ति थे, कपल थे, एक की डेथ हो गई, दूसरे ने सुसाइड कर ली। बुढ़ापे में दोनों थे, एक मर गए, अब उन्हें लगा, दूसरे को लगता इतने साल तक 50-60 साल तक साथ में थे, तो एक मरा, दूसरे ने सुसाइड कर ली। तो क्या जिसको बहुत प्यार करते थे उसकी क्षति से भी सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ सकती है? अगला रिस्क फैक्टर। तो एक जगह एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो तो मरने के चांस कम है, और एक तरफ बॉन्डिंग ज़्यादा हो और वो चला गया तो मरने के चांस ज़्यादा। चलो अगला रिस्क फैक्टर लिखो, परिवार की फैमिली हिस्ट्री, परिवार में सुसाइड की हिस्ट्री। ये केस किसी को पता? सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मम्मी ने भी सुसाइड ही किया था, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड थी सुशांत सिंह राजपूत की। तो सुशांत सिंह राजपूत की माता जी भी मेंटल पेशेंट थी और उन्होंने भी सुसाइड किया था, तो उनका भी सुसाइड का ही हिस्ट्री था, वही सुशांत सिंह राजपूत का। तो फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर। तो अगर परिवार में सुसाइड की हिस्ट्री है तो ये अपने आप में बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मम्मी, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर था और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत में भी मेंटल डिसऑर्डर ही आया, तो फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ा, बात समझ में आ रही है, रिस्क फैक्टर। अगला, भाई बहन की प्रतिस्पर्धा, राइवलरी, ये बहुत बड़ा फैक्टर, रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो कई बार होता है भाई बहन में सीरियस वाला झगड़ा रहता है, बिल्कुल राइवल, और उसमें और क्या, जैसे ही भाई पैदा हुआ मतलब 50% प्रॉपर्टी गई वो नहीं पैदा हुआ है, तुम्हारी प्रॉपर्टी आज 1 सेकंड में खत्म हो चुकी है, आधी। तो मतलब कई बार ऐसा होता है भाई बहनों के बॉन्ड्स बहुत खराब है, उस राइवलरी की वजह से क्या होता है, इसमें अगर माता पिता ने कोई भी पार्शियल बिहेवियर कर दिया, मान लो 2 में झगड़ा हुआ और गलती मेरी नहीं है, पता चला गलती दूसरे की है, पर पेरेंट्स ने हमें ही डांट दिया। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि समझदार वाला समझेगा। कई बार 2 भाई बहन में या 2 भाइयों में, 2 बहनों में एक बहुत समझदार होता और एक थोड़ा सा ना समझ होता, तो पेरेंट्स किसको ज़्यादा डांटते हैं? तुम बताओ। जो समझदार होता है, क्योंकि यार तुम तो समझदार हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो बोलते हैं, स्कूल में भी तो टीचर यही बोलते थे कि तुम समझदार हो, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो मेरे केस में हमेशा मेरे दूसरे वाले से बोला जाता था कि तुम तो समझदार हो, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, पर हमें क्या लगने लगता है, पार्शियल हो रहा है, जबकि पेरेंट्स को जिससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी उसको वो ज़्यादा डांटते हैं, यार तुमसे उम्मीद नहीं थी। पर हम बचपन में क्या सोचते हैं कि यार ये मम्मी पापा छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं,
अरे नहीं करते, उन्हें लगता वो ना समझ है, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, पर उस समय थोड़ी समझ में आता। तो कई बार ऐसा लगता है, अब केस पढ़ो, 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया ग्वालियर थाडीपुर में। वीडियो गेम खेल रहा था, पापा ने डांट दिया, वो गया और ऐसी एक ऊपर एक बालकनी टाइप की एक बना वो थी, विंडो थी, वो ऐसी ग्रिल थी, वहां से रस्सी बांधी और फांसी लगा दी। सोचो, उसे तो पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने तो एक ऊपर विंडो थी ऐसे, उसमें ग्रिल थी, उसमें रस्सी बांधी और लटक गया। क्लास 6 का बच्चा, क्योंकि पापा ने वीडियो गेम के लिए मना कर दिया। तो सोचो, पापा मम्मी की छोटी छोटी बातें, बताया था ओवर केयरिंग, इससे पर्सनालिटी एंजाइटी वाली, डिप्रेशन वाली होगी। तो ओवर केयरिंग वाला बच्चा होगा। और 2 भाई बहन लड़ गए, एक को डांट दिया और मम्मी पापा ने कहा हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। बस उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी, हमें आपसे उम्मीद नहीं। बस अब वो जाके मर ही गया सीधे। तो क्या भाई बहन के झगड़े में पार्शियल बिहेवियर समझ के भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे कैसे रिलेट कर लेते हैं? ठीक है, वो तो हो जाता है। अगला, फैमिली मेंबर्स के द्वारा बुली करना। अगला है परिवार के द्वारा बुली करना। अगला है परिवार के द्वारा बुलिंग। तो जब रिश्तेदार ये सब बहुत ताने मारते हैं, जैसे मान लो कोई भी केस, इन केस रिश्तेदार आए और बार बार आपको सुनाए कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को नीचा देखना पड़ रहा है, और हर बार आके रिश्तेदारी सुनाए, तो अपने मन में क्या जाएगा, अरे यार अपनी वजह से माँ बाप को नीचे देखना पड़ रहा, तो मेरा रहना, ऐसा करते मर जाते हैं जैसे सुकून। कई बार ऐसा होता ना कि हमने ऐसा कोई काम कर दिया और हमारी वजह से माँ बाप को इतना नीचे देखना पड़ रहा है। जैसे मान लो निर्भया केस हुआ, तो इसमें जितने आरोपी लोग रहेंगे उसमें एक बच्चा बच गया था कि उसकी उम्र 18 से कम थी, पर क्या उसकी वजह से उसकी फैमिली को ताने पड़ रहे होंगे? है ना? तो उसके माँ बाप क्या बोलेंगे, भैया तुम घर मत आया करो, तुम आओगे तो समाज से हमें बहिष्कार कर देंगे, तुम आते हो हमें ताने मिलते हैं। तो कई बार हो सकता है उसके रिश्तेदार बुली करते हो, क्या तुमने तो नाक कटा दी, तुमने तो ये कर दिया, तो वो क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो अगर परिवार रिश्तेदार किसी को बहुत ताने दे रहे, कोस रहे, बुली कर रहे, है ना, ऐसा कई बार होता है। जैसे अभी एक केस हुआ लड़की के केस में, उसमें हुआ क्या, ऐसे केस में उसमें तो पिता ने ही लड़की को मार दिया। उसमें क्या हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उनकी पत्नी की डेथ हो गई, पत्नी की डेथ हो गई, तो लड़की शादी करना नहीं चाहती। अभी 2-3 महीने पुराना केस है। उसमें एक लड़की थी और वो शादी करना ही नहीं चाहती। अब जो भी रीजन हो सकता है, वो पिता की केयर करना चाहती हो। उसमें क्या हो गया, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, पिता बस बच्चे थे, तो लड़की जॉब करती थी, पढ़ी लिखी थी और शादी नहीं करना चाहती थी। तो पिता बार बार उससे बोलते थे शादी कर लो, शादी कर लो। तो पिता को क्या, हर कोई समाज में सुनाता होगा, और यही तो सबसे पहले शादी का दबाव मम्मी पापा कभी नहीं डालते। जो रिश्तेदारों के द्वारा प्रत्यक्ष दबाव है, वही अप्रत्यक्ष बन के आपके ऊपर आता है। यही होता है कि नहीं? तो जो पेरेंट्स बार बार आपको बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, समझ जाओ कि बुआ आई होंगी, उन्होंने बहुत सारे उपदेश भरे होंगे। तो उन पिताजी को, उनको सब बोलते होंगे समाज में, अरे कैसे बाप हो, कैसे बाप हो, लड़की, उन्हें गोली ही मार दी अपनी बेटी को, और गोली मारने के बाद सुसाइड ही कर दिया। अभी एक केस हुआ। तो इस केस को ऐसे भी समझो कि एक लड़की है जो शादी नहीं करना चाहती और अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहती, पर उसे अगर ये पता चल जाए कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को बहुत जाए, या उसको ही रिश्तेदार डेली सुनाए कि क्या होता है ऐसी जॉब का, तुम्हारे पिता को ही वो, तो ऐसे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो परिवार या परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर ताने दिए जाएं तो भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है ना? जैसे कोई मान लो बीमार है, कोई डिसेबल है, और उसकी केयरिंग मम्मी पापा कर रहे हैं, और उसको ताने, देखो इनके चक्कर में माँ बाप को क्या क्या करना पड़ता है, तो वो भी सुसाइड कर सकता है। तो परिवार में क्या किसी को बुली करने से वो सुसाइड बिल्कुल कर सकता है। अगला, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कोटा में होने वाली ज्यादातर सुसाइड, माँ बाप के द्वारा की जा रही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत बड़ा कारण है कि माँ बाप ने लगा दी आपसे उम्मीदें अनरियलिस्टिक। आप अभी गए हो तैयारी करने और माँ बाप को लगता है फर्स्ट टाइम में ही क्यों नहीं निकला, और आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया, या आपसे बार बार फ़ोन पे ही बात कर रहे, अरे बेटा निकालना है पहले टाइम में, और आप पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डाल दी, और जिस दिन रिजल्ट आया वो पूरी नहीं हुई, तो एक लेटर लिख दिया, सॉरी पापा। और ज़्यादातर लेटर्स मैंने देखा लड़कियों ने ही लिखा है, क्योंकि लड़के इतने सेंसिटिव है ही नहीं। लड़के कहते एक्सपेक्टेशन तुमने रखी, इसमें तुम्हारी गलती। लड़कियों को लगता है कि एक्सपेक्टेशन रखी तो हमें पूरी क्यों नहीं करनी। तो लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती है
कि पेरेंट्स ने हमें पढ़ाने भेजा और हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखी तो हमने पूरी क्यों नहीं कर पाई। तो लड़कियां इसको सीरियसनेस से लेती हैं, लड़का नहीं लेता। लड़का कहता हमसे एक्सपेक्टेशन हमारे किसी भी तो ग्रुप में नहीं हुआ तो हम सही क्यों रखेंगे, तो लड़का इसको अवॉइड करता है। पापा बोलते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पापा किसी का नहीं हुआ, अपने गांव से 15 लड़के और आए तो उनमें से किसी के ना हुआ। तो लड़का इसको बहुत सीरियस, बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई लड़का सुसाइड नोट छोड़ के जाए कि सॉरी पापा मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं। मैंने ज़्यादातर सुसाइड नोट, जैसे भोपाल में एक डॉक्टर थी, एमडी थी, और उसको बहुत ज़्यादा पीजी में काम कराते थे और वो प्रेशर नहीं झेल पाई, तो उसने लेटर लिखा सॉरी पापा आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। कोटा में भी रिजल्ट आया और लड़की ने सुसाइड नोट छोड़ा कि सॉरी पापा हम आईआईटी या जेई या नीट नहीं निकाल पाए। तो मैंने जितने केसेस न्यूज़पेपर पढ़े उससे समझ में आया कि बच्चियाँ लड़कियाँ माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को सीरियस ले लेते और लड़के कतई सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल है ना, मतलब कुछ हो सकते हैं लड़के सेंसिटिव, पर हमारी जनरेशन के तो नहीं है। ठीक है, वो तो ठीक है, देखी जाएगी जो भी, मरना तो नहीं है। लड़कों के ज़्यादातर दिमाग में रहता मरना ही नहीं, लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती है ना। तो ये अगला फैमिली कारण समझ में आ गया। अगला रिस्क फैक्टर है एकेडमिक सक्सेस के लिए माता पिता के द्वारा की जा रही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। चलो अगला, ये तो वही है प्रतियोगी परीक्षा वाला, तो यही अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है वही इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसी में कॉमा करके लिख दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी अनरियलिस्टिक ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रेशर डाला जा रहा, इसी में ऑब्लिक करके लिख देना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और प्रेशर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो क्या परिवार में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिस्क बढ़ा सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या था, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। क्या उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सुसाइड के लिए रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, स्कूल, क्या स्कूल में ऐसा माहौल मिल सकता है जो सुसाइड के चांस बढ़ा दे। तीसरा क्या हो जाएगा, फैमिली से रिलेटेड रिस्क फैक्टर। ये सारे रिस्क फैक्टर समझ में आ रहे हैं। अब अगला लिखो सोसाइटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर। समाज में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सुसाइड के रिस्क फैक्टर बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है 2 क्लास में भी ये नहीं होगा टॉपिक, क्योंकि अब अपन को पढ़ना है रिजल्ट बहुत, मुझे लगता है 3 क्लास लग जाएगी। पर समझ में आ रहा है कि नहीं, बस समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ये क्लास एक बार हो चुकी है सुसाइड की, 6.0 की क्लास हो चुकी है सुसाइड की, सर ने ली थी क्लास। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिवीजन 6.0 में, क्योंकि क्लास हो चुकी है, सत्यम सर ने ली थी। ठीक है, अपन वो कल पढ़ेंगे ना, माइल दुर्फिंग के कल पढ़ेंगे। आज पहले दूसरी चीजें, साइंस क्या है, चलो अब इसमें कम्युनिटी में पहला रिस्क फैक्टर, तो कैपिटल डी लिखो कम्युनिटी। कैपिटल ए है व्यक्तिगत, कैपिटल बी होगा स्कूल, कैपिटल सी होगा फैमिली, और कैपिटल डी होगा कम्युनिटी या सोसाइटी। चौथा रिस्क फैक्टर सोसाइटी से आती। तो रिस्क फैक्टर में कैसे 15-20 बन जाएंगे, सबसे 3-3 4-4 याद कर लोगे तो 10-12 रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। और ये अलग से कुछ नहीं, सरकार ने, मैं आपको गाइडलाइन दिखाऊंगा, एक सरकार ने गाइडलाइन ही जारी की, उम्मीद की गाइडलाइन, उसमें तो कुछ नहीं, एक गाइडलाइन वही से छाप के आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। देखो, और कभी भी तुम्हें टाइम मिले तो बता दे रहा है ना। तो एक गाइडलाइन सरकार ने जारी की है स्कूल के बच्चों के लिए, उम्मीद, जो आपको पढ़ाएंगे लास्ट में सरकारी प्रयास में, उम्मीद गाइडलाइन है ना। तो सुसाइड के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट ही निकाला पूरा। तो ये स्कूल एजुकेशन ने ये पूरा एक ड्राफ्ट निकाला है 15 पेज का। तो यहीं से ये जो मिथ और फैक्ट्स पढ़ाए हैं वो ये पढ़ाए हैं, ये मिथ है और ये उसके सही फैक्ट्स हैं। तो यहीं से मैंने आपको मिथ और फैक्ट्स पढ़ा दिए हैं। इसके बाद ये रिस्क फैक्टर है, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव फैक्टर, स्कूल का रिस्क फैक्टर, स्कूल का प्रोटेक्टिव फैक्टर, फैमिली का रिस्क फैक्टर, फैमिली का प्रोटेक्टिव फैक्टर, कम्युनिटी का रिस्क फैक्टर, कम्युनिटी का प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो अलग से कुछ नहीं, मुझे खुद बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल गई, उसी से बड़ी अपन को लेक्चर तैयार हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे वार्निंग साइंस, तो फीलिंग्स, बिहेवियर और एक्शंस। तो फीलिंग्स, बिहेवियर्स और एक्शन, 3 साइंस पढ़े थे कि नहीं। फीलिंग्स से पता चल जाएगा कि मरने वाला ये सोच रहा है, एक्शन से, बिहेवियर से पता चल जाएगा, और
एक्शन। तो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है जिसमें सरकार ने प्रिवेंट करने के लिए पूरा सब कुछ बताया। तो यहाँ से अपन ने बढ़िया तैयार कर लिया, तो यहीं से अपन ने चेप दिया है ना। अब यहाँ समझते अपन, तो अपन को रिस्क फैक्टर पढ़ना है, कम्युनिटी से रिलेटेड रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो पहला है समाज में जुड़ी हुई स्टिग्मा। सोसाइटी में आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास एक कलंक माना जाता है। तो सुसाइड करना समाज में क्या माना जाता है, एक स्टिग्मा जुड़ा जाता है। और उसमें क्या है, लोग मांग खुलकर बात नहीं करते। क्या समाज में आत्महत्या पर खुलकर बातचीत होती है? कभी नहीं। क्योंकि मिथ क्या चलता है कि सुसाइड करने वाले से बातचीत कर ली तो वो और प्रवोक हो जाएगा। अपन ने मिथ पढ़ा था कि नहीं अभी, कि सुसाइड करने वाले से बात कर लो तो सुसाइड करने के चांस बढ़ जाते। ये मिथ चलता है क्योंकि आप उसको प्रवोक कर रहे हो। ठीक है, जैसे अपन सुसाइड को लेके बैठे, मान लो क्लास में एक दिन सुसाइड का टॉपिक डिस्कस हुआ, ये चलो आज ही मान लो अपनी क्लास में कोई बच्चा डिप्रेशन में है और वो सुसाइड की सोच रहा है, और अपन ने सुसाइड वाला टॉपिक ही डिस्कस कर लिया। अब वो घर जाके फूट फूट के रोने लगा कि आज तो मेरा ही केस चल रहा था, और इमोशनल हो गया और मर गया। नहीं, जब हम सुसाइड को सही समझेंगे तो सुसाइड करने के चांस कम होंगे। क्योंकि अपन ये भी तो पढ़ेंगे सुसाइड कैसे रोकनी है, बात समझ, तो अपन उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर भी तो पढ़ेंगे। तो सुसाइड पर बात करने से सुसाइड बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? पर सोसाइटी में रिस्क फैक्टर का एक टैबू है, स्टिग्मा है कि बात करने से सुसाइड बढ़ जाता है। और ये कैसी बात है? रिस्क फैक्टर। तो समाज में ये बात कि सुसाइड करने से, सुसाइड पर बात करने से सुसाइड बढ़ जाता है, तो ये स्टिग्मा समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला रिस्क फैक्टर है समाज में चलने वाली गलत भावना। ठीक है, ठीक है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे कई लोग समाज में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई दिनों तक उनका इलाज चलता है, उनको बोलते हैं मेंटल हॉस्पिटल्स, पर हम उन्हें बोलते हैं पागल खाना। हमने कब बोला मानसिक चिकित्सालय? उन्हें कहा आगरा में पागल खाना है। तो देख रहे समाज में कैसे बोल रहे हैं, एक तो वो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो कहाँ जा रहा है इलाज कराने? मानसिक चिकित्सालय। कितना अच्छा लग रहा, मेंटल हॉस्पिटल। और हम क्या बोल रहे हैं? पागल खाना। तो अगर कोई डिप्रेशन में हो गया और वो मेंटल हॉस्पिटल गया, पागल हो गया, पागल, तो पता फला के भैया पागल हो गए, है ना। ऐसी बातें चल रही समाज में। अरे भैया डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी अलग है, सिजोफ्रेनिया अलग है, अलग अलग बीमारी। अब इलाज तो एक ही हॉस्पिटल में होगा। तो अगर मान लो किसी को सोशल फोबिया है तो वो काउंसलिंग कराने डॉक्टर के पास जा रहा है, और ऐसी किसी ने देख लिया कि ये तो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है, बस अब तो पूरे मोहल्ले में हो गया पागल है, पागल है। लड़की वाले उसे देखने आ रहे, अरे शादी मत करो। भाई उसको सोशल फोबिया थी और उससे वो बाहर निकलना चाह रहा था, क्योंकि जब भी उसे पब्लिक में बुलाते थे पसीने पसीने हो जाता था, तो वो काउंसलिंग जा रहा था। पर समाज हमें उसे एक अलग तरीके से, अब मान लो कोई डिप्रेशन में था, उसकी काउंसलिंग हुई, उसका इलाज हुआ और वो डिप्रेशन से बाहर आ चुका है। क्या समाज ये मानने को तैयार है कि अब ये पागल नहीं है? नहीं है। समाज उसको दूर से बोलेगा कि देखना ये पागल पागल है, इसका इलाज चल रहा है। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में कभी ये नहीं माना जाता कि एक बार जो मेंटली अनस्टेबल हो गया वो इलाज से ठीक हो सकता। हमारा मानना है वंस पागल फॉरएवर पागल, है ना। तो ये हमारे ये चलता है, एक बार जो पागल सदा के लिए पागल। तो अगर उसने ट्रीटमेंट लिया तो फिर अपन कहते हैं देखना पागल चिल्लाएंगे पलटेगा। अरे भाई जिसका एक बार इलाज हुआ वो समझ जाएगा मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तो अब जैसे ही पागल बोलोगे वो पलट के देखेगा कौन बोल रहा, देखा देखा इसने देखा, मतलब ये भी पता है पागल है। तो आपस में ऐसी है सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि किसी का इलाज चल रहा है और उसे पता है कि हमें सब पागल समझ रहे हैं, अपन ने चिल्लाया पागल, है ना, तो वो अरे भाई उसे पता है कि मुझे बोले तो पलटेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो 4 लोगों में केवल यही क्यों पलटा? अरे भाई उसका इलाज चल रहा है, वही तो पलटेगा। फिर देखना बोले देखो पागल को पत्थर मारेंगे तो गुस्सा होगा। अरे भाई किसी को भी पत्थर मारोगे गुस्सा ही होगा, पर अपन क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे इसको। देखना इसको पागल बोलेंगे तो चिढ़ जाएगा। अरे भाई जिसका इलाज चल रहा है उसको बोलोगे भी इरिटेट नहीं होगा, वैसे ही वो मेंटली इनस्टेबल है, अभी वो ठीक हो रहा है, और उसको तुम पागल पागल चिल्लाओगे तो वो तो कहाँ से इलाज होगा? उसके इन्वायरमेंट भी तो चाहिए। तो ये हमारा भारतीय समाज है और ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो समाज मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं है, भारत में डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं है। जैसे उनसे कहो कि तुम्हारा बच्चा डिप्रेशन, बोले कुछ नहीं, 2 थप्पड़ लगाओ डिप्रेशन उतर जाएगा। इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही चलता है। तो डिप्रेशन पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि हम डिप्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते।
हम मानते ही नहीं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों होते हैं। अब मैंने तो पढ़ा ना, हमारे दिमाग में 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर कोई बोले कि पापा मुझे बुरा फील हो रहा है, तो कोई ये नहीं कहता अरे मेरा बच्चा बैठो समझाएं, उसके कुटाई हो जाएगी कि खबरदार मेरे पास ऐसी बातें लेके आए। इस तरह की कोई बात नहीं। तो हम लोग बात कहाँ करना चाहते? अरे कोई डिप्रेशन में, तो हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। हमें नहीं पता कि भैया मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। हमें लगता है आदमी या तो नॉर्मल होता है या पागल होता है। हम मेंटल डिसऑर्डर नहीं पता। गांव में क्या चलता है? गांव में यही तो चलता है। अगर कोई ग्वालियर इलाज कराने गया तो गांव में अफवाह क्या होगी? उसको जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। उसको डॉक्टर जंजीरों में बांधते, डेली करंट लगाते हैं, डेली, और डेली सैटेलाइट जैसा हो जाता। अरे भाई उसका इलाज चल रहा है, उसे बेंजोडाइजापीन, बार्बिचुरेट्स, ये दवाइयाँ मिलती हैं, उसे डिप्रेसेंट खिलाई जाती है, उसका दिमाग शांत, उसका एक प्रॉपर इलाज चलता है, सिस्टमेटिक प्रॉपर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? अरे इसका तो इलाज चला था, इसको तो जंजीर से। गांव में ऐसी अफवाह होती है कि नहीं? तो अगर किसी का ग्वालियर में इलाज चल रहा हो तो अपन बोल देते इसको जंजीर से बांध कर रखा जाता था, खंबे में बांध देते थे, डेली बिजली के झटके लगाते थे, गोबर खिलाते थे इसको, यही चलता है ना? कैसा? तो समाज हमारा एक्सेप्ट नहीं करता ना। चलो चलो चलो, अगला लिखो कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रीवेशन। अगला लिखो रिस्क फैक्टर, भेदभाव जैसे छुआछूत और वंचित। अगला कम्युनिटी रिस्क फैक्टर लिखो, भेदभाव या छुआछूत। अगला रिस्क फैक्टर होगा भेदभाव। तो अगर समाज किसी भी जाति, किसी भी ग्रुप के साथ भेदभाव करेगा तो वो समाज से जुड़ाव महसूस करेगा कि आइसोलेशन। अगर कोई समाज अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करेगा तो आप समाज से खुद को आइसोलेट फील करोगे, और जब आइसोलेट फील करोगे तो सुसाइड करने के चांस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आप समाज से जुड़ाव महसूस नहीं करोगे तो आप सुसाइड करने का ज़्यादा सोचोगे। तो अगला रिस्क फैक्टर है कम्युनिटी में होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस। अगला रिस्क फैक्टर है मेंटल हेल्थ केयर सोसाइटी में अवेलेबल ना होना। अगला है समाज में, समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियां उपस्थित ना होना। अगला रिस्क फैक्टर है इस चीज़ के डॉक्टर, इस चीज़ के हॉस्पिटल्स अवेलेबल ना होना, लैक ऑफ एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। ये रिस्क फैक्टर है। तो समाज में डॉक्टर्स, मानसिक चिकित्सक ना होना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। अगला रिस्क फैक्टर है सामुदायिक हिंसा, जैसे सांप्रदायिक हिंसा। तो संप्रदाय में जो सांप्रदायिक दंगे वंगे होते हैं, इससे भी सुसाइड होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे भी सुसाइड बहुत ज़्यादा। जैसे गोधरा में एक बलात्कार हुआ था, अगर आपने गोधरा में केस सुना हुआ, और मैं उस लड़की को तो बहुत बहादुर मानता हूँ, कितना मास रेप होने के बाद भी उसने सुसाइड नहीं किया। मतलब वो लड़की, और वो कानून के लड़ रही, मास रेप इन गोधरा। बिल्किस बानो गोधरा में जब दंगे हुए थे तो 30-40 लोगों ने इसका रेप किया था, और इसने सुसाइड नहीं किया और सबको सजा दिलवाई, सबको आजीवन कारावास। नॉर्मल लड़की सुसाइड कर लेती, क्योंकि ये मेंटल ट्रॉमा होता। तो वायलेंस होता है तो लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। किसी के घर वालों को मार देते हैं, यही तो है, किसी का सामूहिक बलात्कार कर देते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस को फाड़कर बच्चे को निकाल के काट दिया गया। तो दोनों हुआ, उन्होंने दोनों समुदाय में, एक ने रेल जलाई, दूसरे ने लोगों को मार दिया। तो यही केस हुआ। तो गर्भवती मुस्लिम महिला के गर्भ को फाड़कर और उसके बच्चे को मार दिया। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एक लड़का था, मुस्लिम दोस्त था, बगल में बैठता था, वो मोदी जी से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उस समय सीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह की क्रूएलिटी, अगर क्रूएलिटी किसी के पेरेंट्स को मिले या किसी की फैमिली में हो तो वो तो नफरत करने ही लगेगा बीजेपी से। तो आप कभी गोधरा कांड में पढ़ना कि लोगों को क्या हो। इस पर एक मूवी भी सुशांत सिंह राजपूत वगैरह की बनी थी, गोधरा केस पर एक मूवी थी, काई पोछे, अगर केस आपने सुना होगा। तो उस तरह का केस था, उसमें उसका ही दोस्त बहुत एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है और एक संगठन में जुड़ जाता है, अगर आपने मूवी देखी हो तो। गोधरा कांड, तो ये मत समझना कि मतलब सब जगह, तो कश्मीर में हिंदू महिलाओं के साथ हुआ, गोधरा में ये मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ, पर झेलना तो महिलाओं को ही पड़ा ना।
फायदा किसका हुआ? केवल पॉलिटिकल पार्टीज। दंगों में कभी भी जनता का भला नहीं होता, और मुझे पता नहीं जनता को ये समझ में कब आएगी। इसमें नेता के चुनाव जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, पार्टी की सरकार बनने के चांस बढ़ जाते हैं, पर जनता को 1% का फायदा नहीं होता। किसी का घर जलता है, किसी के घर वाले मरते। तो दंगों में केवल जनता का नुकसान है, फायदा केवल पॉलिटिकल होता है। तो ये जनता को समझना चाहिए, पता नहीं कब समझें। तो ये बिल्किस बानो का गैंग रेप है। इसमें बिल्किस बानो की माँ और 3 अन्य महिलाओं का घर में, तो 5 लोगों का माँ से रेप हुआ था। तो जितने लोग मारने गए थे लोगों को, उन्होंने 5 महिलाओं का रेप किया था, बिल्किस बानो, उसकी माँ और 3 और महिलाओं का। तो इस तरह की घटना, तो समाज में जब भी कोई हिंसा होती है, जैसे कम्युनेंस, मैं किसी भी उसका फेवर या डिसफेवर नहीं कर रहा हूँ, समझना। मैं तो हर दंगे, मैं तो बोल रहा हूँ जो कश्मीर में हिंसा हुई है पंडितों के साथ वो भी गलत है, और जो गोधरा में मुस्लिमों के साथ हुई है वो भी गलत है। सहारनपुर में मतलब कोई भी कम्युनल वायलेंस गलत है। सिख दंगा भी गलत है। सिखों को काट दिया गया रोड में, जो सिख जहाँ दिखे, इसलिए सिखों ने बाल बाल काट के पगड़ी पहनना बंद कर दी थी, कि जहाँ सिख दिखते थे मार देते थे। तो भाई सब गलत है सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज होगी। आज खालिस्तान में 2 ही चीज़ यूज होती, एक गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ और दूसरा जो सिख दंगा हुआ। सिख दंगा एक बहुत बड़ा सबूत है ये प्रोवोक करने में कि ये देश तुम्हारा नहीं है, और सिख दंगा इसका प्रूफ है कि जैसे ही एक इंदिरा गांधी जी पे गोली चली, पूरे सिखों को मारना शुरू कर दिया था। तो जब सिख इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड संतराम और बेन सिंह ने जब उनकी हत्या की, तो सारे सिखों को काट दिया। तो ये प्रूव कर दिया कि ये हिंदुओं का देश है, सिखों की कोई जगह नहीं है। एक दंगा तो तुम खुद देख ही चुके, ये तो प्रूफ है ना। तो भड़काने के काम आ जाएगा ना कि क्या है, तुम्हारा देश है, ऐसा देश जहाँ तुम्हें ही काट दिया गया है ना। मुस्लिम्स को भड़काने के बहुत आसान है। गोधरा की क्लिपिंग दिखा दो, बिल्किस बानो का भैया इंटरव्यू दिखा दो, जब वो बता देगी हाँ मेरे साथ मास रेप हुआ। उस महिला का इंटरव्यू दिखा दो जिसकी यूट्रस को फाड़ के बच्चे को काट दिया। कितना आसान है आतंकवादी बनाना, आतंकवाद फैलाना दंगों की वजह से। और नेता ही इसको रोक सकते हैं, नेता ही इसको फैलाते हैं, नेता को ही फायदा होता है। अब तुम लोगों से उम्मीद है, तुम लोग देखो न्यू जनरेशन हो, तुम लोग शायद बातें समझो। अपनी जो पेरेंट्स वाले हैं ना, उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आती। तुम लोग हैं शायद आगे अच्छी बातें पहुंचाओ। तो रिस्क फैक्टर अगला कम्युनिटी में क्या हो जाएगा? कम्युनल वायलेंस या कोई भी सोसाइटी की वायलेंस। तो कम्युनिटी में पहला रिस्क फैक्टर क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य से लेकर चलने वाली रूढ़ियां, स्टिग्मा। अगला में क्या रिस्क फैक्टर होगा समाज में? समाज में होने वाले भेदभाव। अगला रिस्क फैक्टर क्या होगा? मेंटल हेल्थ केयर कम्युनिटी में अवेलेबल ना होना। अगला रिस्क फैक्टर क्या होगा? समाज में होने वाला, आज ये परेशान कर रहा है इंसान। अगला लिखो, मीडिया के द्वारा इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग, इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग, सनसनीखेज रिपोर्टिंग। अगला है मीडिया के द्वारा सनसनीखेज बनाकर और असंवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग करना। ये आत्महत्या बढ़ाने का कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। तो मीडिया कैसे हो सकता है समझो। मान लो किसी ने सुसाइड किया, अब मीडिया क्या करेगा? इसको पूरी तरह से बताएगा कि ये कहाँ से रस्सी लेकर आई या आया, इसने कब देखा घर में कोई नहीं है, फांसी। किसी ने अगर जहर खा लिया होगा तो उसने कहाँ से जहर का इंतजाम किया। ये मीडिया अपने चैनल पे खुलेआम बताती है, देखिए ये वो किराना स्टोर है जहाँ से रस्सी खरीदी गई थी। एक दिल्ली में आपने बुराड़ी केस सुना होगा, जिसमें एक पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। तो आप ध्यान से पढ़ना, उसमें सब बताया गया, कितने दिन पहले रस्सी आई, कहाँ से रस्सी आई, पूरे घर को क्या बोला गया। तो आप जब इस तरह से रिपोर्टिंग करते हो तो वो क्या न्यूज़ वो लोग भी देख रहे होंगे जो मरना चाहते हैं, बस मरने को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि मरना कैसे, और जैसी वो न्यूज़ देखी क्लैरिटी आ गई कि यस इसी तरीके से मरते हैं। तो क्या हमारी मीडिया की इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग, जिसमें हम लोगों को ये बता देते हैं कि मरा कैसे जाता है, जैसे एक वो आते ना एपिसोड, कौन से, क्राइम वाले, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। एक चीज नोटिस की होगी कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया आने के बाद क्राइम बढ़ा है। समझो ध्यान से, क्योंकि वो आपको आइडिया देते हैं,
और उसमें ये भी बताते हैं कि पुलिस ने इनकी किस गलती से पकड़ लिया था। ध्यान है कि इन लोगों ने, उसमें जो अनूप सोनी जी एंकर होते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार दोनों ने अपने काम को बखूबी से अंजाम दिया, पर वो भूल गए कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। तो ध्यान से आदमी देखता कौन सी गलती कर दी, और उन्होंने ये सबूत छोड़ दिए या उनने ये गलती की। तो व्यक्ति को लगता है कि ऐसे तो हम भी क्राइम कर सकते हैं, और बस ये वाले सबूत नहीं छोड़ना। तो जो रिपोर्टिंग, ये चैनल तो बंद कभी आने ही नहीं चाहिए, समझ रहे? ये जो नीले ड्रम का ख्याल आया होगा, ये सब इन्हीं से। देखो इनको तो टीआरपी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पर आप समाज को देखो कैसे तरीके बताए जा रहे हो। अरे लोगों को तो पता भी नहीं होगा ऐसे मारा जा सकता है, पर सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देख के तो सब पता चल गया हो। और इसमें ज़्यादातर देखना आपसी वालों के मर्डर दिखाए गए हैं, भाई ने, दोस्त ने, पत्नी ने, पति ने। तो आप समझ रहे हो, आप किसी के देखो परिवार में झगड़ा हो तो होते ही रहता है, झगड़ा हो रहा है उस समय क्राइम पेट्रोल आ रहा है, आ गया क्या, ये तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी ही आत्महत्या की रिपोर्टिंग होती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इससे अच्छा क्या है कि इसको ऐसे बताओ कि इनके परिवार वालों से क्या गलती हुई कि नहीं पहचान पाए। मान लो किसी बच्चे का रिजल्ट आया और उसने सुसाइड कर ली, तो ये बताने की बजाय कि कैसे सुसाइड की, ये बताओ कि उसने कौन से साइन पहले छोड़े थे, जैसे बाकी भी माँ बाप समझ सकें कि हमारे बच्चे में भी तो नहीं है, ठीक है। और बच्चे में सिम्टम देख रहे हैं, वो कुट चुका है, रो रहा है, वो भी देख रहा है टीवी तो वो साइन रहा है, तो माँ बाप देख रहे हैं नहीं इसमें तो ऐसे कोई साइन नहीं है, ये तो कुटता रहता, कोई दिक्कत नहीं। तो आप शायद उस केस के बहाने अवेयर और एजुकेट करो। तो क्या मीडिया हमें अवेयर और एजुकेट कर सकता है, ये बताने के लिए कैसे आत्महत्या रोकी जा सकती है, इस तरह की घटना रिपीट ना हो इसके लिए क्या हो सकता है। सरकार का हेल्पलाइन नंबर, तो जब भी कोई सुसाइड हो तुरंत हेल्पलाइन नंबर दे दो कि जो भी मेंटली डिस्टर्ब इस हेल्पलाइन नंबर पे काउंसलिंग करवा लो। तो मेरे ख्याल से जब भी कोई सुसाइड हो मीडिया को इस तरह से दिखाना चाहिए। पर मीडिया देखिए प्राइम टाइम 9 बजे कहाँ से खरीदी गई थी रस्सी, कौन है, भाई साहब के मुंह पे माइक डाल दिया। सुशांत सिंह राजपूत की जब सुसाइड हुई थी तो पिता के घर पहुंच गए और पूछा कैसा लग रहा है, आप देखना विथिन 30 मिनट्स पहुंच गए थे। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड किया, वहाँ उनके घर पटना पहुंच गए और माइक लगा दिया कैसा लग रहा है, नहीं हो तो देख लो। अरे भाई किसी का बेटा गया तो इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए। पहलगाम में किसी का पति मरा, क्यों पूछ रहे भाई, सिक्योरिटी एजेंसी पूछेगी ना कि आतंकवादी कैसे दिखते थे, कैसे आए थे, कहाँ किस तरफ भागे थे। मीडिया को उनसे बात भी नहीं की। अरे जिसका पति अभी अभी मरा है उससे तो मीडिया पूछ रहा, जिसका बेटा मरा उसके घर पहुंच गए। मतलब मीडिया इतनी सेंसिटिव तो होनी चाहिए ना कि किसी ने अभी अभी एक को खोया है वो कितने दुख में होगा, अब वो दुख शोक मनाए कि तुम्हें इंटरव्यू दे, उसका वायवा लिया जा रहा है कि आतंकवादियों ने क्या पहना था, वो सोच रहा है। भाई उसके घर में मर गया है, वो उसके पास सोचने की बुद्धि नहीं है। पर हमारा मीडिया इतना, अरे भाई अब उसको सिक्योरिटी एजेंसी बुलाएंगी और बिठाएंगे कि आप भैया कहाँ थे, कैसे आतंकवादी थे, क्या हुलिया था, किस किस पे शक था। तो ये काम सरकार का है। पर भैया हमारा मीडिया रैंकिंग में पता ही है तुम्हें, कभी रैंक देखना इंडियन मीडिया की 150 के पीछे है, 161, 161 है, 200 250 में जो भी हो। तो ये हमारा मीडिया, और इसमें तो भैया कराची पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, ये खबरें हैं। और एक तो मैंने देखा कि अज्ञात बॉर्डर पे घुस चुकी है, ये खबर भी है कि भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पार कर लिया है, अज्ञात बॉर्डर पे घुस चुकी है, प्रधानमंत्री आवास पे गोले मार चुके हैं भाई साहब। चलो अगला लिखो, कम्युनिटी में अगला डिजास्टर, कोई आपदा या इमरजेंसी। अगला डिजास्टर या क्या होता है, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो व्यक्ति सब कुछ खो देता है। जैसे कोई भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, हो सकता है 2-3 लोग मर गए उसके घर के, पूरा घर गिर गया। तो क्या कम्युनिटी में आने वाले डिजास्टर्स, ये डिजास्टर समझ में आ गया। तो कोई भी ऐसी कोई घटना जिसमें उसने सब कुछ खो दिया, तो बाढ़ आ गई, घर बार सब डूब गया, 2-3 लोग बह गए, तो इसमें भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, मेहनत करके पूरा घर बनाया, भूकंप में घर गिर गया, किसी की डेथ हो गई, अब मेरे जीने कोई मकसद नहीं। तो ये किस में आ जाएगा, रिस्क फैक्टर। तो ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर कंप्लीट। तो आत्महत्या से जुड़े रिस्क फैक्टर समझ में आ गया, व्यक्तिगत, स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी। कल हम देखेंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सुसाइड को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर अपन को इंटरनेट पढ़ना है ना।
थैंक यू।